नमस्कार। चलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेलियों में से एक को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि संस्कृत का शब्द पितृ और लैटिन का पेटर सुनने में इतने एक जैसे क्यों हैं? या फिर मातृ और मेटर? कमाल की बात है कि ये भाषाएं हजारों मील दूर और हजारों साल के फासले पर फली फूली। तो सवाल ये है कि ये समानता आखिर मुमकिन कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक विद्वानों को हैरान परेशान रखा। देखिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही प्राचीन रहस्य की तरफ इशारा करता है, जिसके सुराग भाषा में, जमीन में और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी छिपे हुए हैं। तो आइए इन बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस कहानी को सामने लाते हैं जो बताती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला पड़ाव है भाषा विज्ञान। असल में ये सारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, शब्दों के अंदर छिपे हुए पैटर्न से। बात है 1786 की। कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। सर विलियम जोन्स, जो उस वक्त कलकत्ता में जज थे, उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच एक हैरान कर देने वाली समानता देखी। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह महज संयोग तो नहीं हो सकता। उन्होंने एक थ्योरी दी कि ये सभी भाषाएं एक ही साझा स्रोत से निकली होंगी, एक ऐसी जड़, एक ऐसी मूल भाषा जो शायद वक्त के साथ गुम हो गई। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो जिस काल्पनिक मूल भाषा की बात हो रही है उसे आज हम प्रोटो इंडो यूरोपियन या शॉर्ट में PIE के नाम से जानते हैं। हाँ, ये कभी लिखी नहीं गई, लेकिन भाषाविदों ने दूसरी भाषाओं से तुलना करके इसे फिर से एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया है। सोचिए जरा, एक ऐसी भाषा जो आज आयरलैंड से लेकर भारत तक बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं की जननी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये भाषा थी तो इसे बोलने वाले लोग कौन थे और वो रहते कहाँ थे? ठीक है, तो भाषा ने हमें एक इशारा तो दे दिया, लेकिन ठोस सबूतों के लिए अब हमें जमीन के नीचे झांकना होगा, यानी आर्कियोलॉजी की दुनिया में चलना होगा। जब हम पुरातात्विक निशान देखते हैं तो एक साफ रास्ता नजर आने लगता है। ये कहानी शुरू होती है पूर्वी यूरोप के विशाल घास के मैदानों से, जिन्हें स्टेपीज कहते हैं। वहां से एक के बाद एक संस्कृतियां उभरती हैं, जैसे सिंताश्ता संस्कृति, जहां रथ का आविष्कार हुआ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस वक्त का गेम चेंजर थी। धीरे धीरे ये निशान मध्य एशिया से होते हुए दक्षिण एशिया के दरवाजे तक पहुंचता है, जो हमें लोगों और उनके विचारों की एक धीमी लेकिन लगातार चली यात्रा को दिखाता है। तो भाषा और आर्कियोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर हमें एक फ्रेमवर्क तो दे दिया है, लेकिन असली कंफर्मेशन कहां से आएगी? वो आएगी सबसे मॉडर्न साइंस से, जेनेटिक्स से। क्या हमारे डीएनए में इस पुराने सफर की कोई कहानी दर्ज है? जेनेटिक रिसर्च से पता चला है कि भारत की आबादी में मोटे तौर पर दो मुख्य एंसेस्ट्रल ग्रुप्स हैं। एक है पैथ्रिक उत्तर भारतीय यानी ANI और दूसरा है पैथ्रिक दक्षिण भारतीय यानी ASI। सबसे जरूरी बात यह है कि ANI ग्रुप, जो मध्य एशियाई और यूरोपीय लोगों से ज्यादा मिलता जुलता है, वो असल में सिंधु घाटी के लोगों और यूरेशियन स्टेपी से आए प्रवासियों का एक मिश्रण है, और ये मिश्रण हुआ था दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में। ये जो जेनेटिक डेटा है ना, इसमें एक बहुत साफ पैटर्न दिखता है। 2000 ईसा पूर्व से पहले दक्षिण एशिया के डीएनए में स्टेपी वंश प्रैक्टिकली था ही नहीं, और फिर अचानक उसके बाद के समय में इसमें एक बड़ा जंप आता है। ये इस बात का एक बहुत ही साफ संकेत है कि उस दौरान बाहर से लोगों का एक समूह जरूर आया था। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये जो जेनेटिक मिक्सिंग हुई, ये मुख्य रूप से पुरुषों के जरिए हुई थी, और आज भी ये स्टेपी वंश उन समूहों में ज्यादा पाया जाता है जो पारंपरिक रूप से इंडो आर्यन भाषा और ग्रंथों के संरक्षक माने जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मण। इससे हमें इस माइग्रेशन के सोशल डायनामिक्स के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगता है। तो ये तो साफ है कि एक माइग्रेशन हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? और यहीं पर पुरानी थियरीज और नई समझ आपस में टकराती हैं। कई दशकों तक एक थ्योरी बहुत चली, आर्यन आक्रमण की थ्योरी, कि घुड़सवार योद्धाओं ने हमला किया और सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि आर्कियोलॉजी को कहीं भी बड़े पैमाने पर लड़ाई, हिंसा या विनाश के सबूत ही नहीं मिले। असल में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो इस प्रवासन के शुरू होने से पहले ही जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से शुरू हो चुका था। इसलिए आक्रमण वाली थ्योरी को अब ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। तो अगर इन्वेजन नहीं था तो फिर क्या था? आज की जो मॉडल अंडरस्टैंडिंग है वो एलीट रिक्रूटमेंट नाम के एक मॉडल की ओर इशारा करती है।
मतलब ये कोई बहुत बड़ी आबादी का आना जाना नहीं था, बल्कि हुआ ये कि प्रवासियों के छोटे छोटे लेकिन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स आए जिनके पास रथ जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक नया सामाजिक ढांचा था। आइए समझते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो उनकी टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर से अट्रैक्ट होते हैं। वे अपनी शक्ति और रुतबा बढ़ाने के लिए इन नए लोगों से गठबंधन करते हैं, उनकी भाषा और रीति रिवाज अपना लेते हैं और फिर धीरे धीरे कई पीढ़ियों के दौरान आपसी मेलजोल और शादियों के जरिए नई भाषा और संस्कृति समाज में फैल जाती है। तो ये किसी हिंसक जीत के बजाय एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कल्चरल फ्यूजन था। तो हमने भाषा, आर्कियोलॉजी और डीएनए इन तीनों के सुरागों को एक साथ जोड़कर देखा है। पर यह कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल की नहीं है, इसका असर आज भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखें तो भाषा, आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स ये तीनों सबूत एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं, एक प्राचीन प्रवासन जिसने पूरे यूरेशिया के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। ये कोई सीधा साधा आक्रमण नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक लेनदेन और मेलजोल की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। और इस प्राचीन घटना ने आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी की भाषाओं और डीएनए पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हजारों साल पुरानी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया हमेशा से ही ऐसी रही है, जहां लोग, भाषाएं और विचार कभी एक जगह रुके नहीं, हमेशा सफर करते रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अतीत के ये सफर आज भी हमारी पहचान, हमारी कल्चर और हमारे समाज को किस तरह से शेप कर रहे हैं।